नमस्कार। हमारे इस शो जिसका नाम है कुछ खास है जिंदगी में, आप सभी का स्वागत है। तो आज जिन शख्सियत का परिचय हम आपसे करवाने जा रहे हैं या जिनको हमने आज अपने स्टूडियो में यहाँ आमंत्रित किया है, निश्चित तौर पर जब आप उन्हें सुनेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो कहीं ना कहीं अपने आप को भी कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये जो हमारे बीच आज यहाँ मौजूद है, ये वो काम कर रही हैं जो निश्चित तौर पर हम सब के लिए मिसाल है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं वरिष्ठ समाज सेविका जिनका नाम है श्रीमती शिवानी घोष। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका शिवानी जी हमारे इस कार्यक्रम जिसका नाम है कुछ खास है जिंदगी में। और हमारे लिए बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज हमारे शो में आप आई हुई हैं। तो शिवानी जी, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे दर्शकों को परवरिश द म्यूजियम स्कूल जो एक कॉन्सेप्ट है या ये परवरिश जो संस्था आप चला रही हैं, तो बेसिकली ये क्या है? हमारे बहुत से दर्शक जानना चाह रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल प्रभा जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बताना चाहूँगी कि ये जो काम है जो परवरिश द म्यूजियम स्कूल है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और कुछ अलग करने का सोचा था। और जब मैंने अपनी बीएड कंप्लीट की 2004-05 में, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने बीएड बहुत सीरियसली किया था, क्योंकि बीएड की जो मेथड्स एंड स्किल्स है अनफॉर्चुनेटली वो ना किसी स्कूल्स में यूज़ नहीं हो पाता है। कारण बहुत कुछ हो सकता है। तो जब मैं ये बीएड कर रही थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि आप भी क्या बीएड कंप्लीट करने के बाद किसी मेन स्ट्रीम स्कूल में जाके ज्वाइन कर जाओगे, टीचिंग करोगे और चार लोगों के लिए कमा के लाओगे, या कुछ अलग करना चाहते हो? तो हमने कहा अलग क्या होता है, टीचिंग लाइन में अलग क्या हो सकता है? बोले बिल्कुल अलग कर सकते हैं। तो वो जो साल था 2004-05 वाला, जिस साल मैंने बीएड किया था, उस साल मेरे बीएड के साथ साथ जब जब मुझे गैप मिलता था, मैंने पूरे इंडिया में जो इनफॉर्मल एजुकेशन का जो मॉडल्स चलते हैं वहाँ सब विजिट किया। तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन विजिट किया, फिर अरविंदो आश्रम, फिर सीएफएल, इन सब जगह पे जाके मैंने देखा कि इनका क्या अलग मॉडल है, कैसे ये लोग करते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। तो जब देखा कि इनका मॉडल बहुत ही यूनिक है, तो हमने सोचा ऐसा क्या हम भोपाल में कर सकते हैं जो अलग हो और यूनिक हो। फिर ध्यान आया कि भोपाल हाईली रिच इन म्यूजियम्स। अगर आप देख ले भोपाल में कई म्यूजियम्स हैं और म्यूजियम्स का मैंडेट होता है एजुकेशन, क्योंकि नेचुरली म्यूजियम्स बना ही उसी लिए है जी, बहुत कुछ चीजें बच्चों को हमको सीखने के लिए मिलती हैं, क्या है धरोहर रहती है। एग्जैक्टली। बट अनफॉर्चुनेटली म्यूजियम्स को एज अ एजुकेशन या लर्निंग सेंटर के जैसे हम यूज नहीं करते। हम म्यूजियम से बच्चों को, स्कूल के बच्चों को ले जाते हैं, उनको घुमाने पिकनिक हो गया और फिर एक दिन का टूर करने के बाद हम वापस आ जाते हैं वहां से। तो हमने सोचा क्यों ना इन म्यूजियम्स को उन बच्चों के लिए एजुकेशन सेंटर या लर्निंग सेंटर बनाया जाए जो डिप्राइव्ड है क्वालिटी एजुकेशन के। मैं बात कर रही हूँ उन बच्चों का जिनको बिल्कुल ही समाज को लगता है कि ये क्या कर लेंगे। तो मैंने अपनी शुरुआत 2005 सितंबर में इसकी शुरुआत करी और पहले तो जाके म्यूजियम्स के डायरेक्टर से बात करी कि हम ऐसा कुछ शुरू करना चाह रहे हैं, पर बस्तियों के बच्चों के लिए शुरू करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको हम क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं म्यूजियम्स के माध्यम से। तो वो बहुत खुश हुए, बोले कि बिल्कुल कर सकते हैं, पर हमारा एक ही कंसर्न है कि आप जिन बच्चों को लेके आएंगे ये हमारे जो एग्जिबिट्स हैं इसको डैमेज ना कर दें। हमने कहा उसकी जिम्मेदारी हमारी है, वो आप बिल्कुल बेफिक्र कर रहे हैं। तो शुरुआत करी और सबसे जो सैबियस्ट कॉलोनी है, जो सैबियस्ट स्लम्स है हमारे भोपाल का, जब हमने शुरू की थी वो मीरा नगर नाम से था। अच्छा जी। तो अभी तो बंटियां बन गई हैं वहाँ पे, तो मीरा नगर से मैंने इसकी शुरुआत करी। तो मीरा नगर में बच्चे जो हैं ये सब पन्नी बिनने वाले बच्चे रहते हैं और इनका काम ही होता था कि सुबह शायद हमारे सोने से पहले ये हमारे उठने से पहले ये शायद निकल जाते थे पन्नी बिनने के लिए और आ जाते थे वापस, और पन्नियों का जो भी इनका ढेर जो होता था, जो भी कचड़े का ढेर, उसको बेच के फिर दोपहर को ये लोग अपने ही बस्ती में उधम करते थे। तो जब हम गए बस्ती में बात करने के लिए कि हम कुछ, पहले तो उनको देख के लगता है कि ये संस्था वाले हैं, जरूर कुछ बांटने आए होंगे,
जी, सबसे पहले वो हाँ उनका वही बस ये इम्प्रेशन लगता है, रहता है। जी, जी, जी। तो हमने उनको कहा कि हम बांटने नहीं आए हैं, हम आपके बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हैं, मतलब उनको शिक्षित करना चाहते हैं, उनको पढ़ाना चाहते हैं। जी। तो उन्होंने कहा अरे साहब पढ़ के क्या हो जाएगा, अगर पेट ही भूखा है, अगर भूखे सो ही रहे हैं तो पढ़ के हम क्या कर लेंगे, क्या कहते हैं? आप क्या कर लोगे। हमने कहा कि नहीं, हम आपके बच्चों को काम से नहीं निकाल रहे हैं, हुँ, हम अपने स्कूल की टाइमिंग ऐसे रख रहे हैं जहां आपके बच्चे सुबह निकल के दोपहर को जब वापस आते हैं उसके बाद हम इन लोगों को हुँ। पढ़ाने ले जाएंगे। तो उनको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है मटर गश्ती वैसे ही करते हैं तो ले आप जाओ हाँ आप, ले जाओ आप। हाँ। पर इन सेम मोमेंट में उनको एक कंसर्न भी था कि बच्चों को हम बस्ती से, जब कोई बच्चे भले घूम रहे हो पर जब कोई आके बोलता है हम अपने आपके बच्चों को बाहर ले जाएंगे, तब उनके दिमाग, बच्चे सबके लिए प्यारे होते हैं, बिल्कुल। तब उनके दिमाग में घूमता है हाँ कि हमारे कि ये बच्चों को संस्था कहाँ ले वाले जा रहे हैं। बच्चे को लेके कहाँ जाएंगे, कहीं बेच तो नहीं देंगे, हाँ, कहीं कुछ गलत काम तो नहीं करवाएंगे। जी। तो उनका वो कंसर्न था। तो हमने कहा कि एक काम कर सकते हैं, कुछ दिन आप में से कुछ माता पिता अगर आपको लगता है तो हमारे साथ आप लोग भी चल सकते जी। हैं और देखिएगा कि कैसे हम लोग इन बच्चों को किस तरीके से हम लोग इनको पढ़ाएंगे। तो वहाँ से शुरुआत हुई 2005 5 सितंबर को 40 बच्चों से। 40 बच्चे आप एक ही बस्ती में एक ही से बस्ती लेके से, गए थे, हाँ। क्या बात है। और 3 म्यूजियम से पहले हमने कोलैबोरेट किया, रीजनल साइंस सेंटर, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम और रीजनल साइंस सेंटर, ये मानव संग्रहालय, ये जी। तीनों म्यूजियम से पहले कोलैबोरेट किया और लेके गए। जब हम बस से, हमने खुद बस हायर किया इन बच्चों के लिए, क्योंकि ना हम वो सारी चीज इन बच्चों को देना चाहते थे जो एक अच्छे घर के बच्चों को मिलता है। बस में जाने की एक जो खुशी, जी, फिर जी, एक जी। अच्छी जगह में जाने की जो खुशी, जी। कौन बच्चा नहीं चाहता है कि नहीं हम एक बिल्कुल, अच्छे देखिए ना माहौल में 2005 मतलब 17-18 साल की Yes, लंबी sir. जर्नी में आज आपका जो परवरिश है वो निश्चित तौर पर आपने उसकी ऐसी परवरिश की है जी। कि आज एक चिर परिचित चेहरा जी, जी। और नाम बन चुका जी, है, मतलब जी, जिससे जी। नाम लोग परवरिश जी, तो जी। बहुत अच्छे से जानते हैं कि आखिर ये क्या संस्थान है। तो शिवानी जी, अभी तक जैसे आपने 40 बच्चों से शुरुआत की थी और अब अगर हम जानना चाहें वो संख्या कहाँ तक हो गई है? मैंने जब शुरू की तो ये 40 बच्चे शुरू किए थे, फिर एक बस्ती से दूसरी बस्ती, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, क्योंकि क्या होता है बस्तियों के आपस में लिंक रहती है, जी। क्योंकि उन्हीं के रिश्तेदार लोग जी। तो जब उन्होंने अपने बच्चों में, मतलब जिस बस्ती से हमने शुरुआत की, जब उन्होंने अपने बच्चों में चेंज देखा कि अरे ये तो मतलब बिहेवियर बोल लीजिए, बोलने सिर्फ पढ़ाई नहीं, उनका बिहेवियरल चेंज, गाली गलौज बंद हो गया, गुटखा खाना बंद हो गया, तरीके से रहने लगे हैं। कितनी खुशी होती होगी हाँ, ना आपको बिल्कुल, जब बिल्कुल। उन बच्चों में आप परिवर्तन देखती बिल्कुल, होगी कि बिल्कुल। एक बच्चा जो ऐसा आता था, आज वो सिर्फ ये कि मैं 4 बच्चों में बैठ रहा हूँ, मैम मेरे सामने होंगी तो मैं कैसे गुटखा खा सकता हूँ, एग्जैक्टली कैसे तो वही कुछ गलत काम कर तो सकता वो हूँ। पूरा बिहेवियरल चेंज भी हमारे जी। इसमें था मॉडल क्या में कि बात है। बिहेवियरल चेंज भी कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चे आते गए, तो आज तक मुझे 18 साल से ज्यादा हो गया, ये 19वां साल जी, मेरा जी, है। जी। आज तक 5000 बच्चे ऐसे हैं जो ओह। इस पर्टिकुलर मॉडल से, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से बेनिफिट हो चुके हैं। आज मेरे यहाँ से निकले हुए बच्चे अच्छे अच्छे प्रेस्टिजियस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे क्या हैं। बात कुछ है। तो ऐसे भी हैं जो धीरे धीरे नौकरी में भी शुरू कर शुरुआत चुके हो गई है। और सिर्फ वो नहीं, जिन बच्चों को ग्रेजुअली हमने जिन मतलब हाथ का काम भी हम इनको स्किल डेवलपमेंट भी करवाते, तो जो बच्चे हाथ का काम भी सीख चुके हैं वो बच्चे अपना कुछ शुरू किए हैं उस हाथ के काम से, ताकि वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके। क्या बात है शिवानी जी, आप देख सकते हैं दर्शकों को किस तरह से मात्र शिक्षा ही अकेली मायने नहीं रखती, उसके साथ हुनर भी उतना ही मायने रखता है। और जब हम किसी में संस्कार दे रहे हैं या जैसा कि आपने नाम रखा है अपने संस्थान का परवरिश, तो परवरिश में तो निश्चित तौर पर वो सभी बिल्कुल, चीजें आती हैं बिल्कुल। जो एक हमारे जीवन के लिए जरूरी होती बिल्कुल। है आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल। हुनर भी, शिक्षा भी, जीविकोपार्जन भी और और दुनिया से लड़ने की ताकत भी। वैल्यूज, जी। कॉन्फिडेंस एक Values भी। बच्चे में कि तुम भी लड़ सकते हो, दूसरे लोगों के साथ शोल्डर से शोल्डर मिला के चल जी। सकते हो इस दुनिया में। तो वो कॉन्फिडेंस जो उन बच्चों, क्योंकि जब हम बाहर ला रहे हैं, बस्ती से बाहर ला रहे हैं ना, तो वो बच्चा एक अच्छे माहौल में है। तो जब अच्छे माहौल में होता है ना, कोई भी चीज, किसी भी बच्चे को आप देखोगे, किसी भी बच्चे को आप दिखाओगे, कोई अच्छा माहौल जब आप दिखाते हो ना, तो उनके अंदर अच्छी अच्छी चीजें ही घूमती है दिमाग में। जी। मतलब आप खुद भी आप देख लो, हम अगर अपना एक्सपीरियंस बोले कि अगर हम पॉजिटिव लोगों के बीच में रहें, जी। तो हमारी पॉजिटिविटी ही हम वही लेते जी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो
एक बच्चा जो अभी जिसका टाइम है बढ़ने का, उसको अगर हम पॉजिटिविटी दे, उसको एक अच्छा नेचर दे, उसको एक अच्छा एम्बियंस दे, उसको एक अच्छी जगह दे, तो वो बच्चा अच्छा 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 ही सीखेगा जी। क्योंकि उसमें वो भले वो वापस उस जगह जा रहा है पर एक अच्छी चीज लेके वापस जा रहा है। हो सकता है कि इस बच्चे की पॉजिटिविटी से बाकी लोगों में पॉजिटिविटी फैले। पॉजिटिविटी और तो निश्चित ये- तौर पर अगर आपने एक बच्चे को तैयार किया है तो कहते हैं ना, अगर एक जो है परफेक्ट हो गया तो तो अपने पूरी आसपास बस्ती के चार पूरी पूरी कम्युनिटी बस्ती चेंज होती है, community change बिल्कुल हो जाती कम्युनिटी है। चेंज होती है। अब और वही यही हुआ देख देख के और होता यही है। जी हुआ यही जी। हुआ। मतलब आप अगर इस तरह से, हम तो बिल्कुल शुभकामनाएं देंगे शिवानी जी कि परवरिश का अगर ये दौर चलता रहेगा तो निश्चित तौर पर वो दिन दूर नहीं जब देश भी ऐसे ही बिल्कुल, परिवर्तित हो जाएगा। बिल्कुल, और जब हम बिल्कुल। देखेंगे कि हर बच्चा जो है वो शिक्षित, संस्कारों के साथ, संस्कार। शिक्षा के साथ बहुत सारी वैल्यूज लेके आगे बिल्कुल, बढ़ रहा है। बिल्कुल, शिवानी जी, आपको जब आइए आप कॉन्सेप्ट लेके आई तो बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल भी दिमाग में होगी, कैसे शुरुआत होगी, क्या सिखाएंगे, कैसे क्या करेंगे, फिर बहुत सारी परेशानियों का भी सामना आपको करना पड़ा होगा, परमिशन जैसे आपने कहा। तो किस तरह से फिर आपने इसको डिज़ाइन किया, आपके माइंड में जैसे बच्चे आपने एकत्र किए, फिर उसके बाद जो है उनकी शिक्षा, फिर क्या हम उनको डिग्री भी उपलब्ध करवाते हैं? बिल्कुल अपूर्वा जी, क्या होता है कि चैलेंजेस, कोई भी नए काम के लिए चैलेंजेस बहुत होता है। जी। और जब आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हो, जब जमीन पे उतर के काम करते हो, तो जितना आपने तैयार किया है, जो भी हम बैठ के तैयार करते हैं कि ऐसे 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 करेंगे, उसमें काफी चेंजेस लाना पड़ता है क्योंकि जब आप ग्राउंड पे आते हो तो आपको पता चलता है कि हकीकत क्या है, कि कैसे एक बच्चे को, जरूरी नहीं है कि जैसे हाथ के पांचों उंगलियां समान नहीं होती है, वैसे बच्चे भी एक जैसे नहीं होते। तो जब हम ग्राउंड पे काम करने लगे, जब हम जमीन पे उतर के बच्चों के साथ काम करने लगे, तो हमें दिखने लगा कि कितने सारे जो हमने सोचा था, कितने सारे उसमें चेंजेस हमको लाना पड़ता है, कैसे हमने चेंजेस किए थे। तो जब हमने शुरू किया था, चैलेंजेस तो थे क्योंकि कोई भी एजुकेशन मॉडल शुरू करने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है, सबसे पहला जो चीज़ है, वो है फंड्स। तो मेरे हस्बैंड जो है मिस्टर प्रदीप घोष, वो आईटी प्रोफेशनल हैं और उन्होंने जॉब छोड़ा था 2000 में कि बहुत कुछ अपने लिए कमा लिया, अपने परिवार के लिए कमा लिया, अब मेरे देने का समय है, अब उनको देने का समय है समाज को। तो जब ये आईटी प्रोफेशनल थे और काफ़ी देश इन्होंने घुमा था, तो अच्छी इनकी सैलरी भी थी, तो हमने ना कोशिश करी थी तभी से कि हमने अपनी सैलरी से सेविंग करना शुरू कर दिया था, इनकी सैलरी से, कि अगर कुछ करना है तो पहले अपने सेविंग से करके प्रूफ करें, उसके बाद ही कोई आगे आएगा। तो हमने शुरुआत करी अपनी सेविंग से इसकी, कि जितना हमने सेव किया था उससे हमने इसकी शुरुआत करी और धीरे धीरे कुछ लोग जुड़ते गए कि कैसे हम इसको कर रहे हैं। तो पहले तो ज़मीन पे, मतलब मैं आपको बता सकती हूँ कि इसमें शायद मेरे एक एक दिन के जो चैलेंजेस और एक एक दिन की जो लर्निंग है, मैं तो शायद पेजेस लिखूं या किताब लिखूं तो वो तो शायद कम पड़ जाए कि कैसे कैसे दिन गए हैं मेरे लिए वो। जब मैं सोचती हूँ कि मैंने कैसे शुरू किया था और आज मैं कहाँ हूँ, मतलब ऐसा होता था कि लोगों से हम लोग किताब, मतलब जो स्कूल खत्म हो जाता था तो लोगों के पास जो कॉपीज होती थी, उसकी जो बचे हुए पेजेस होते थे वो हम लोगों से लेते थे, उसको हाफ हाफ करते थे, उसको बाइंड करते थे, रबर लेते थे, उसको 4 टुकड़े में बांटते थे, 4 टुकड़ा करते थे। पेंसिल होता था, उसको 2 टुकड़े में करके। बिल्कुल शिवानी जी, कोई भी काम बिना संघर्ष और प्रयास के पॉसिबल नहीं है। वैसे शिवानी जी, आप जब बताती जा रही हैं तो आपका एक एक शब्द सीखने लायक है, आप जो बातें कर रही हैं, लेकिन उसमें से 2 बातें इतनी ज़्यादा काम की जो मुझे टच किया, जिन्होंने सबसे पहले कि एक हमारे दर्शकों को ये सीख मिली कि सिर्फ बीएड जो है वो सिर्फ शिक्षा नौकरी लगाने के लिए नहीं होता है, उससे किसी का जीवन बदला जा सकता है। और सेकंड जो चीज़ मुझे टच किया है कि हमारी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं और बहुत सारे परिवार हैं जो मन में बहुत सारी इच्छाएं रखती हैं, कुछ करना चाहती हैं, बढ़ना चाहती हैं, लेकिन जो आपने एक बहुत ही बड़ी बात कही कि आपके हस्बैंड का सपोर्ट आपको बहुत है और इतना इनोवेटिव आइडिया, जो इतनी सारी चीज़ें उन्होंने शुरुआत करी, निश्चित तौर पर वो भी साधुवाद के पात्र हैं। और क्योंकि इस तरह से एक नारी को आगे बढ़ाना
और वो शायद ये समझ गए थे कि एक नारी को आगे बढ़ाने से ही समाज बढ़ता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। ये शायद क्योंकि उन्होंने जो आपसे शुरुआत करवाई, नारी बिल्कुल। शक्ति से शुरुआत करवाई, तो देखिए आज वो बिल्कुल, कितनी बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। जो मुकाम है वो हासिल कर कभी चुकी कभी है। ऐसा लगता है पूर्वा जी कि आज जिस जगह पे हूँ मैं, मतलब जी। लोग कहते हैं कि सब जानते हैं मुझे कि आप शिवानी हैं और ऐसे काम कर रहे हैं, पर अगर मैं बैक जाऊं, जब मैंने शुरू करा था ये काम, जब मैंने शुरू किया तो मुझे ऐसा लगता था कि कितनी सारी परेशानियों से हम निकले थे कि आज अगर कोई इंसान मुझे जानता है या लोग अगर मुझे जानते हैं तो मुझे शिवानी घोष के नाम से ज्यादा मुझे इस बात पर गर्व है कि ये जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, जो मेरे साथ हैं आज, अगर लोग जानते हैं तो मुझे इन लोग के लिए जानते हैं, इन बच्चों के लिए जानते हैं। अगर ये नहीं होते तो मुझे कौन जानता। तो मुझे ऊपर वाले ने कुछ काम दिया है कि तुमको ये करना है और उन्होंने मुझे चुना है अगर कि ये काम आपको करना है, तो मैं पूरे ऑनेस्टी से, पूरे ईमानदारी से आज भी इस काम को मैं अपनी जिम्मेदारी से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इन बच्चों को मैं बीच में छोड़ नहीं सकती, क्योंकि उनको अगर मैंने सपना दिखाया है तो आखिरी तक उस सपने को इनका मैं पूरा करूँ। नहीं करूँ तो वो मेरा क्राइम होगा। शिवानी जी, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे क्योंकि निश्चित तौर पर जब हम किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो लोग हमारे संघर्ष नहीं याद रखते हैं, बस वो याद रखते हैं कि हम कहाँ पहुंचे। कभी क्योंकि आपने तो परिवार से ही शुरुआत की थी, क्या कभी आपको ऐसा लगा कि ये अरे मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, मुझे बीच में कुछ और चेंज कर देना चाहिए? कभी आपका मनोबल जो है ऐसे डिगा कि ऐसा समय आया क्या? मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि 2015 मार्च तक फंडिंग, मतलब मैं आपको बता दूं शुरू का कि पहले हमने अपने सेविंग से शुरुआत करी थी। उसके बाद 2008 में दुर्लभ टाटा ट्रस्ट भोपाल आए थे किसी दूसरे प्रोजेक्ट को देखने के लिए, तो उनको बहुत अच्छा लगा जब सुना उन्होंने कि मैं ये कर रही हूँ, तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा था कि आप प्रपोजल जमा कर दीजिए एजुकेशन का, तो हम कोशिश करेंगे फंडिंग करने की। तो 2008 से लेकर के 2015 तक दुर्लभ टाटा ट्रस्ट ने हमें इस मॉडल के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए फंड किया। 2015 में एमपी में दुर्लभ टाटा ट्रस्ट का एजुकेशन पे फंडिंग बंद हो गया था, तो उन्होंने हमें कहा था कि आप लाइवलीहुड पे हमें प्रपोजल जमा करिए ताकि हम लाइवलीहुड का देख सकें और आपका ये कंटिन्यू फंडिंग कर। पर रातों रात तो हम एकदम से लाइवलीहुड का ये कर नहीं सकते। अगर कुछ काम किया नहीं है, उसका प्रपोजल जमा करके वैसे पैसे लेने की मतलब मंशा कभी भी नहीं थी, इस काम में नहीं था। तो 2015 से लेकर के मार्च 2015 से लेकर के अक्टूबर 2016 तक इट वॉज वेरी क्रूशियल मोमेंट, जब मुझे एक समय के लिए लगा था कि मैं इसको कैसे चलाऊंगी, क्योंकि फंड्स खत्म हो गए थे। बच्चे कैसे आएंगे, कैसे करूंगी मैं, मतलब फंड्स नहीं है तो कैसे उनको कैसे। जब मैंने अपने टीचर्स से बात करी इस बारे में, तो टीचर्स ने कहा कि मैम इसको बंद मत करिएगा भले। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि मेरे टीचर्स जो हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए टीचर्स, मेरे टीचर्स भी उसी कॉलोनी से हैं, उसी कम्युनिटी से हैं। पढ़ी लिखी लड़कियों को मैंने लिया है, जो उस बच्चे जहाँ से आते वहीं से आते हैं। यानी बहुत वहाँ का जो दुख है, दर्द है या वहाँ की जो चीजें हैं, वो बहुत अच्छी से फील कर रही है, उनकी क्योंकि मैं चाहती थी कि इनको एक अच्छा माहौल, जो मैं कह रही हूँ कि इनको भी पता चले कि कैसे हम इस सोसाइटी में हमारा भी एक आइडेंटिटी है, वो मैं इन लोग को देना चाहती थी कि आज उनको परवरिश म्यूजियम स्कूल के टीचर्स के नाम से लोग जानते हैं। जी। हो सकता है सुबह वो दूसरे काम के लिए जा रहे हो, पर जब यहाँ आते तो वो एक टीचर है, एक कॉन्फिडेंट टीचर है जो इनको पढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कितना अच्छा लगता होगा शिवानी जी। बिल्कुल, वो बच्चे जो बहुत सारी चीजों से अनुभज्ञ हैं और जब वो एक छोटी छोटी सी चीजों में और उनको खुशी मिलती होगी देखकर, और जब पढ़ते होंगे, निश्चित तौर पर वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो उसी समय बैठ के उस चीज को आत्मसात करने वाली चीज है, वो फील करने वाली चीज है। बिल्कुल। तो वही हुआ कि टीचर्स को जब मैंने बोला कि ये मुझे बहुत दिक्कत हो रही है इसको चलाने में, तो आप बताइए कि कैसे मैं करूं। तो उन्होंने कहा इसको बंद मत करिएगा, भले आप हमको सैलरी मत दीजिए। अच्छा।
पर इसको बंद मत करिए। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप बताइए कि आपके टीचर्स आपके साथ हैं, आपके बच्चे आपके साथ हैं, तो आपको बंद करने का मतलब सपने में भी नहीं आना चाहिए। वो दिन था जिस दिन मैंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। मैंने कहा कि अब तो नहीं, अब मैं पीछे मुड़ के जैसे भी उसके बच्चे बस बंद करना पड़ा क्योंकि फंड देता। बच्चे पैदल आते थे म्यूजियम्स, टीचर्स पैदल आते थे बच्चों को लेकर के म्यूजियम्स, पर हमने बंद नहीं किया कि हमने कहा कि इसको तो चलना ही है अगर ये लोग हमारे साथ हैं तो। फिर 2016 में जब हमें हमारे इस मॉडल को जब यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया, सो यूनेस्को अवार्ड जब हम लोगों को मिला, जब हम बीजिंग गए इस अवार्ड को रिसीव करने, तो एक अलग सा एक फील था कि आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो दूसरे देश में एक अच्छा एजुकेशन काम करके, तो ये बहुत अच्छी फीलिंग थी। और उस अवार्ड में मुझे अवार्ड मनी भी मिला था, तो मैंने सारे के सारा अवार्ड मनी मैंने अपने परवरिश के लिए लगा दिया, इसको चाहिए। उसके बाद से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद से मैं सिर्फ एक इस पे भरोसा करती हूँ, वो है ऊपर वाला, और वो चीज होता भी है। कहते हैं ना, आपके संकल्पों में शक्ति आ जाती है शिवानी जी। बिल्कुल, आपने जो सोचा तो ईश्वर को वो चीज एकदम बिल्कुल पूरी और मैं सोचती हूँ और हाँ। अगले दिन वो काम हो जाता है। मतलब बच्चों के लिए मैंने सोचा कि काश ऐसा। मैं आपको बहुत छोटी सी घटना बताती हूँ पूर्वा जी की। एक दिन मैं, पिछले साल की बात है, मैं लौट रही थी, 2 व्हीलर में थी और मैं घर लौट रही थी, अपने क्लास से वापस जा रही थी, और ऊपर से हवाई जहाज निकल के उड़ के जा रहा था। तो मैंने कहा यार काश ऐसा कुछ दिन आए जब मैं अपने बच्चों को एक बार हवाई जहाज में घुमा पाऊँ, सबको तो नहीं पर बारी बारी से घुमा पाऊँ। और बिलीव मी, अगले दिन सुबह एक रैंडम इंसान से मेरे पास कॉल आता है। वो कहते हैं कि शिवानी जी आप तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमें भी कुछ करना है आप लोग के लिए। मैंने कहा बिल्कुल बताइए क्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि आपके कुछ बच्चों को, 15-20 बच्चों को हम एयरक्राफ्ट में हैदराबाद ले जाएंगे, वहाँ पे एक दिन द बेस्ट रिसोर्ट पे रुकवाएंगे एंड वापस अगले दिन एयरक्राफ्ट से होंगे। क्या बात है। 1 मिनट के लिए तो मुझे लगा कि धरती खिसक गई है, और मेरे को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, या तो मैं गलत सुन रही हूँ जी। और वो चीज हुआ। 15 बच्चे हमारे यहाँ से एयरक्राफ्ट में हैदराबाद हम गए, वन ऑफ द बेस्ट रिजॉर्ट पे हम रुके, एंड हैदराबाद से फिर एयरक्राफ्ट। बिल्कुल, आपकी बात सुन के मुझे ही बिल्कुल इतना इमोशनल फील हो रहा है कि देखिए कि ईश्वर सच्चे लोगों की और अच्छे लोगों की कितनी जल्दी सुनता है। और नन्हे मुन्ने उनके बच्चे, उनके पेरेंट्स, वो बच्चे, उनकी सारी दुआएं आपके साथ चलती है शिवानी जी। उनके लिए ना वो जो दिन था, एयरपोर्ट में जाना, एयरपोर्ट देखना, एयरक्राफ्ट देखना, उस पे बैठना, हवाई जहाज, मतलब उन्होंने शायद, मेरे को लगता है कि उनकी जो खुशी थी, मेरे को तो शायद दुनिया में कोई भी चीज उससे बढ़कर नहीं लगी जी। वो सबसे ज्यादा ये था मेरे लिए सेटिस्फेक्शन था कि उनके चेहरे पे वो स्माइल था, उनके चेहरे पे वो मैं आपको बता रही ना कि कुछ चीजें आप वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कुछ चीजों के लिए आप फील कर सकते हो, आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, हाँ। पर आप उसको वर्ड्स में नहीं डाल नहीं कर सकते। मतलब शब्दों की सीमा भी एक स्थान पर आके समाप्त हो जाती है शिवानी जी, क्योंकि आपकी जो बातें एकदम हमारे दर्शकों तक और मुझ तक जो पहुंच रही है वो बिल्कुल दिल से कनेक्ट हो रही है, क्योंकि हम आपकी बातों के माध्यम से उन बच्चों के मुस्कुराते चेहरे देख पा रहे हैं कि किस तरह से उनकी आंखों में वो खुशी की चमक जो है आप देखने को मिलती है। शिवानी जी, आप जैसे कि मैंने एक बार सुना था आपको, आपने किसी इन्हीं बच्चों को लेकर एक कुछ पन्नी को लेकर आपने बहुत अच्छी एक कविता लिखी थी। जी, क्योंकि इनके साथ काम करती हूँ, इनके लिए मैं तो कह सकती हूँ कि मेरी दुनिया है ये अभी जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं करीब से इन लोगों को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या है इनकी लाइफ क्या है, मतलब कैसे ये लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं जी, जी। एक अंश तो ये है जहाँ पे हम इनको एजुकेट कर रहे हैं, पर एक दूसरी दुनिया भी तो है उनकी, जिसमें वो पल रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। तो उसको जब मैंने फील किया तो उस पे मैंने एक कविता। जी, दर्शकों को बिल्कुल आपको भी बताना चाहूंगी कि शिवानी जी बहुत सरल और मतलब सहज हृदय की महिला हैं, जैसा कि आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। साथ ही बहुत अच्छी लेखिका भी हैं, वक्ता तो बहुत अच्छी है ही, और निश्चित ही मैंने सुना है जो उनकी एक पोयम है पन्नी और बच्चों को लेकर, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि आप हमारे दर्शकों को भी वो वाली जो पोयम है।
ये पोएम मैंने पन्नी बिनने वाला एक बच्चे को दिमाग में रख के, सोच पे रख के लिखा है। मैं हूँ एक नादान पन्नी बिनने वाला, जब धरती पर पहला कदम रखा तो पता नहीं था पन्नी क्या होती है, पर आज मैं पन्नी बीनता हूँ। ये पन्नी रोज मेरा इंतजार करती है, मैं इन्हीं से अपना अकेलापन बांट लेता हूँ। मैं इन्हें बेचकर अपने और माँ का पेट भरता हूँ। मेरी जिंदगी भर का साथी है ये, मेरी अनकही बातें, मेरी अनसुनी जज्बात यही तो समझता है। मेरे सपने, मेरे छुपे आंसू रोज यही तो देखता है। कभी मैं रख देता हूँ इन्हें कबाड़ों के ढेर में, कभी बारिश से बचने के लिए सर ढक लेता हूँ, कभी चोट लगे तो इसे लपेट लेता हूँ, कभी उसके रंगीन कल्पनाओं में खो जाता हूँ। नीली, गुलाबी, हरी, सफेद हर रंगों का कचड़े से के ढेर से मैं ही तो बीनता हूँ। क्या बात है। कभी इन पन्नियों को जला देता हूँ, कभी मिटा देता हूँ, पर ये पन्नी कभी कोई जवाब नहीं देती, बस जल जाती है मेरे लिए। उन्हें पता है वो मेरी कैद में है, वो ही जानते हैं मेरी दुनिया, मेरी जज्बातों को। क्या सही क्या गलत मैं ये नहीं जानता। मैं हूँ एक नादान पन्नी बिनने वाला, जो बाकी सब छोड़कर इन पन्नियों के प्यार में पड़ गया। इन पन्नियों को हमसफर बना गया, इन्हीं पन्नियों को सुनाई यारों के किस्से, इन्हीं पन्नियों को दिन ढलते आजाद किया। इन्हीं पन्नियों से मेरा घर रोशन हुआ और इन्हीं पन्नियों ने मेरा जीवन बीत किया। मैं हूँ एक नादान पन्नी बिनने वाला। क्या बात है शालिनी जी, क्या बात है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मतलब आपने उनके एक एक जज्बात को, एक एक भावनाओं को पन्नी और उनके जीवन से कनेक्ट किया ना। उसके अलावा उनके जीवन में सच में कुछ नहीं होता। दर्शकों वो ढूंढते रहते हैं तो उनकी नजर नहीं रहती कि कौन सी बस निकल रही है, ट्रक निकल रहा है, कौन क्या पहना है, कहाँ है, क्या है। बस सिर्फ दिमाग में क्या रहता है, कचरे का ढेर और उस ढेर से निकलती हुई पन्नी। और इनको एक नई जीवन देना, इनको समाज से जोड़ना कितना इम्पोर्टेंट है। जब मैंने इनको शिक्षा देना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि ये है कल के, मतलब ये भविष्य है हमारे। अगर इनको हम शिक्षित नहीं करते हैं तो हमारा कंट्री का डेवलपमेंट भी नीचे जाएगा, रुकता जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें तो इनकी संख्या बहुत है, और अगर ये कंट्रीब्यूट नहीं करे समाज में और वो कंट्रीब्यूशन इनका नहीं हो, अगर शिक्षा नहीं हो तो कंट्रीब्यूट कहाँ से करेंगे। और ये कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो कितना परसेंटेज, कितना चंक आप सोच रहे हैं कि पीछे ही रह जाएगा। अगर ये कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे दुनिया में, हमारे कंट्री में, तो डेवलपमेंट भी तो देखिए कितना। जी बिल्कुल। आज शिवानी जी जो है 5-6 हज़ार बच्चों को उन्होंने शिक्षा दी है, हुनर दे रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं। तो अगर ये शिवानी जी बहुत देखा जाए तो भोपाल के हिसाब से या एक बहुत छोटी सी वो है, अगर वो अकेली इतने बच्चों को लेकर आगे बढ़ सकती हैं तो हम सब उनका सहयोग क्यों नहीं कर सकते हैं। जरा सोचकर देखिए कि वो तो इतनी हिम्मत दिखा दी उनने कि 5-6 हज़ार अभी भी आगे बढ़ती जा रही है। क्या हम सिर्फ अपनी जिंदगी में 5 बच्चे, 2 बच्चे या सिर्फ किसी एक बच्चे का जीवन भी अगर हम शिवानी जी सोचेंगे कि इसके जीवन को परिवर्तित करना है और जो हमारे पास है हम जितना कर सकते हैं उतना उसको दे सकते हैं। तो अगर ये सोच पूरे समाज में आ जाए, हर एक व्यक्ति में आ जाए, तो आप देखिए परिवर्तन कितनी तेजी से होगा। बहुत जरूरी है, और निश्चित तौर पर जो हम कहते थे ना कि हमारा भारत एक सोने की चिड़िया है और जो है वो ये जो हमारे बच्चे, यही हमारा सोना है, यही हमारा असली धन है। और शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ना अगर आप देखेंगे कि मतलब एक बच्चा अगर शिक्षित होता है तो उसको पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। और इनका क्या है कि इनके लिए पीछे तो कुछ नहीं है ना, मतलब जो है हम हैं, आप हैं, जो हम इनको कुछ दे सकते हैं। जब ये वापस जाते हैं इनको तो माहौल वही मिलता है। इनको एक अच्छी चीज देने का जो हम दे सकते हैं वो आप हमें दे सकते हैं जी। और वहीं से वो सीखेंगे, वहीं से वो सीखेंगे। क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इनके पेरेंट्स जो रोजी रोटी, रोज का इनका डेली वेजेस है, कुछ उनको कोई मतलब नहीं है कि बच्चे पढ़ रहे हैं।
उनके लिए ये इतना मायने नहीं रखता एजुकेशन, जितना हमें लगता है कि ये कितना बदल सकते हैं समाज को, दुनिया को, उनसे कंधे से कंधा मिला के कैसे ये चल सकते हैं, ये हमें सोचना है। लेकिन शिवानी जी, जब वो अपने बच्चों में घर में ही परिवर्तन देखते होंगे, निश्चित तौर पर उन्हें लगता होगा कि कोई तो फरिश्ता आया है हमारे लिए, जो आपके रूप में जो जो है इस माहौल परिवेश को बदलने की कोशिश कर रहा है। कोशिश है जी। और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मैं तो यही समझती हूँ। और मैंने तो एक चीज सोच लिया है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जब तक ये कारवां चलना है चलता रहे, मतलब ये चले, ताकि मैं और लोगों तक पहुंचूं, कुछ तो करके जाऊं। लेके किसी को कुछ नहीं जाना है। और मेरे को तो लगता है कोविड ने तो और भी सिखा दिया, और भी सिखाया है कि लेके किसी को कुछ नहीं जाना है। अगर आप कुछ दे के जा सकते हो, कुछ छोड़ के जा सकते हो, तो अपने लिगेसी या आप जो कर रहे हो वो आप अपना व्यक्तित्व ही यहाँ छोड़ के जा सकते हैं। बिल्कुल, वही अपनी पहचान, वही आपकी पहचान है। युगों तक लोग याद रखेंगे। मैं शायद अपना ये इन 5000 बच्चों में नहीं, और भी लोगों तक पहुँचाऊंगी कि आप भी कर सकते हो। अगर मैं कर रही हूँ तो आप भी कर सकते हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट जी। मतलब लोग जो है वो सोच नहीं पाते हैं शिवानी जी, हम कल करेंगे, भावनाएं लेकर रखते हैं मन में, अच्छी भावनाएं रखते हैं, कुछ करने का सोचते हैं, लेकिन कभी कभी उनको राह नहीं मिल पाती है। यूँ कहें कि जिस तरह से आपने सोचा और आप निकल पड़े, तो उसके लिए थोड़ा सा दर्शकों मजबूत इरादों की जरूरत है कि बस एक बार ठान लीजिए और एक कदम बढ़ा के देखिए। फिर देखिए शिवानी जी जैसे मार्गदर्शक हैं जो आपको सिखाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए बैठे हुए हैं। शिवानी जी, बहुत दर्शकों को हमने इमोशनल कर दिया है और निश्चित तौर पर वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर, अगर वो संकल्प ले तो ये हमारी जो चर्चा है वो सार्थक एक रूप लेगी। अब हम आते हैं आपकी आर्ट और कला के विषय पर। शिवानी जी, हम अक्सर देखते हैं कि आप आर्ट, कल्चरल एक्टिविटीज़ और हमारी जो पारंपरिक चीज़ें हैं उनको काफ़ी बढ़ावा देती हैं। निसंकोच बच्चों को तो आप बहुत अच्छा सिखाती हैं, लेकिन आपकी बहुत छोटी छोटी चीज़ों में, और हमने देखा है कि आप जिस तरह की कोई एग्जीबिशन है, कलाकारी है, कलाकार हैं, आप इनको भी प्रमोट करते हैं और समाज तक वो मैसेज पहुंचाते हैं कि ये हमारी धरोहर है, हमारी पारंपरिक चीज़ें हैं, संस्कृति है, इनको सहेजना, संभालना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो उस तरफ आपका झुकाव और उस तरफ आपकी ये जो लगन जो दिखाई देती है, उस पर भी हम बात करना चाहेंगे। पूर्वा जी, ये बहुत अच्छा सवाल जो आपने रखा है। मैं सोच रही थी कि मुझे एक अच्छा ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे मैं बता सकूं कि कोई भी चीज़ सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सबसे पहली बात तो हर एक इंसान ये सब सोच ले कि कोई भी चीज़ सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और मैंने भी अपने, अब मैं तो ये कहती हूँ कि मैं तो रोज सीखती हूँ, मैं तो उन बच्चों से सीखती हूँ। मतलब वो बच्चे मुझे सिखाते हैं, मैं क्या उनको सिखाऊंगी जी। तो इसी इस कड़ी में मैंने पिछले साल की बात है कि मैं ऐसे घर पे बैठी हुई थी और क्लासेस, तब गर्मी थी तो क्लासेस ऑफ था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बैठे बैठे अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर रही हूँ, कि घर का काम तो सबको रहता है, पर उसके सिवा आप क्या कर रहे हो जी। तो मैंने जिंदगी में कभी पेड ब्रश नहीं पकड़ा है, ना ही मैं कोई मैं को प्रोफेशनल कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मतलब सीधी सी बात है, मतलब अगर आप कॉमेडी बोलो तो स्कूल में मुझे ड्राइंग में कभी 5 से ऊपर मिला ही नहीं है 10 में। तो मेरे को तो ड्राइंग मुझे आता ही नहीं है जी। तो मेरे को लगा कि एक सब कुछ तो करती हूँ, ये इस चीज पे क्यों पीछे रहूं, मतलब ये क्यों नहीं सीख पाऊंगी, ऐसा क्या कठिन काम है, इसको क्यों नहीं कर सकती। तो ये सोच करके एक वर्कशॉप चल रहा था मानव संग्रहालय में, गोल्ड आर्ट वर्कशॉप। तो मैंने कहा कि एक बार ट्राई करती हूँ वहाँ पे, कि बैठ जाती हूँ, क्या होगा। मतलब वहाँ तो मुझे जज करने वाला कोई नहीं है, मुझे सीधी सी बात है, मतलब इस उम्र में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खोने का कुछ नहीं है। बिल्कुल जी, क्योंकि जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ मैं सीखेंगे, वहाँ मैं जब सीख के आ रही हूँ, सीखेंगे, थोड़ा सीखेंगे, हाँ, क्योंकि इसलिए खोने का कुछ नहीं है, क्योंकि मैं कुछ सीख के आऊंगी वहाँ से। मुझे ऐसा नहीं है कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ, मैं कुछ तो सीख के आऊंगी। तो गई मैं, और 7 दिन का था, और मैंने लेट ज्वाइन किया तो 4 दिन का ही बचा था। तो पहले दिन गई और मैंने उनको बोला, जो सिखा रहे थे, कि मुझे ना कुछ नहीं आता, मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ, मुझे पेंसिल तक और ब्रश तक पकड़ना नहीं आता जी। तो उन्होंने बोला आप तो बैठ जाइए मैडम, हम आपको सिखा देंगे। तो उन्होंने मुझे
टेक्निक बताई जो इम्पोर्टेंट है एक आर्ट के लिए। टेक्निक, किसी भी स्किल के लिए टेक्निक इज इम्पोर्टेंट। तो उन्होंने मुझे वो बताया, टेक्निक बताया। तो मैंने कहा यार इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। कोशिश करी, घर आई दोपहर को, फिर खाना लंच करने के बाद मैंने कहा यार कोशिश करती हूँ इस पे उंगली घुमा के इस पे। जी। और बुआ जी मुझे ना, मैं आपको कैसे बताऊँ कि सेकंड डे से मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा। अच्छा। और मैं ऐसे आर्ट करने लगी उस पे। तो वो जब मैं सेकंड डे थर्ड डे गई ना, तो मुझे वो बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि आपने पहले कभी नहीं किया। मैंने कहा बिलीव मी, मैंने कभी नहीं किया जी। पर मेरे को वो करना था। और सबसे बड़ी बात क्या थी, मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग तो आर्टिस्ट हैं और आप लोग तो करते रहते हैं। मैं बता रही हूँ कि मैंने जब पेन आर्ट किया था, गोल्ड आर्ट में पेन आर्ट किया था, तो मैंने दुनिया की सारी चीजें भूल चुकी थी तब। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं जब वो आर्ट में जब पेन घुमा रही थी इस पे अपने ड्राइंग शीट पे, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं मेरा दिमाग किसी और चीज पे चले जाए कि दुनिया में क्या हो रहा है या कुछ भी चले जाए, तो इसमें से एक भी स्ट्रोक अगर गलत हो तो पूरा इमेज गलत दिखेगा। इमेज गलत जी। तो वो मेरे दिमाग में था, तो मैंने दिमाग में कुछ भी नहीं रखा। मैंने सिर्फ स्ट्रोक्स उस पे घुमाए कि पेन घुमाया कि ताकि सारे स्ट्रोक्स इक्वल हो, और उसको खत्म किया। और मेरे घर वाले इसलिए खुश थे कि मैं एक बहुत इम्पेशेंट इंसान हूँ, तो मेरे घर वाले खुश थे कि अरे बाप रे ये बहुत अच्छी चीज है कि इस इंसान को किसी ने पेशेंट बनाया कि ये एक जगह बैठी हुई है। तो वो मेरे घर वालों के लिए खुशी थी। और ये करते 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 कब मेरे को मतलब हॉबी मेरा इस तरफ मेरा बदल गया, मुझे खुद को ही समझ में नहीं आया। कि मेरे को लगने लगा कि यार ये तो मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये करते करते आज इस पायदान पे पहुंची हूँ कि लोग मुझे अब कहते हैं कि मैडम हमको आपके ऑर्डर देना है, आप हमको बना के देंगे। तो मैंने उनको ये एक ही बात कही कि मैंने इसको कभी उस हिसाब से सीखा ही नहीं। मैंने तो सीखा कि मुझे अच्छा लगता है। पर उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा बना रहे हो, आप प्लीज हमको ये बना के दो जी। तो आप वो देखिए कि कॉन्फिडेंस देखिए कि आप वो देखिए कि मेरे को कभी कि मुझे पता ही नहीं था इस चीज के बारे में। और जब मैं सीखते यहाँ पहुंची हूँ, जब लोगों को पसंद आ रहा है कि आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं, आप मुझे इसको बना के दीजिए, तो तब मुझे लगने लगा यार कोई भी उम्र नहीं होती है सीखने की, अगर आप में चाह हो तो। बिल्कुल दर्शकों, सुना आपने कि बिल्कुल कोई उम्र नहीं होती है, और सिर्फ लगन और आपने हिम्मत दिखाई कि सीखना है और आपने सीख लिया। और आज एग्जीबिशन भी बिल्कुल एग्जीबिशन अभी हाँ 12-13 तारीख को ही है ऑनलाइन एक आर्ट एग्जीबिशन, जिसमें 2 मेरी पेंटिंग्स भी सिलेक्ट हुई। तो ये सब बच्चों को भी सिखा रही हैं। बिल्कुल बच्चे तो साथ में तो वो तो रहता ही है। जब वो यही होता है ना कि जब आप करते हो तो सामने वाला बच्चे जब आके खड़े होते हैं तो उनको भी लगता है ना कि कैसे ये हो रहा है। बच्चे जरूर खड़े होके, अच्छा मैं कोशिश करती हूँ मैं जितने भाई आर्ट और ये करूँ, मैं जब क्लास रहता तब बैठ के करूँ, अच्छा, ताकि बच्चे सीखे। क्योंकि मैं जब तक वो रास्ता नहीं दिखाऊंगी वो कैसे सीखेंगे। एक ये भी उसका कारण हो सकता है इस तरह का, क्योंकि आप हर चीज सीखने से ज्यादा सोचते हैं कि मेरे बच्चे कैसे इसको सीखेंगे, क्या है, तो आप उस चीज को और परफेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि बच्चे देखें और उसी से सीखे, और वही होता है जी। दर्शकों, आप लोग को भी बताना चाहूंगी शिवानी जी के पहनावे में और उनके रहन सहन में, और जिस तरह से वो चीज़ों को प्रमोट करती हैं, उनकी कला में आप देख भी सकते हो जितनी सुंदर यहाँ दिखाई दे रही है हमको। आपकी हर चीज़ में हमको ये झलक जो है वो देखने को मिलती है, और शायद यही आपका जो नेचर है, जो एक भारतीय कल्चर को भी आप प्रमोट करती हैं। और बिल्कुल मेरे लिए कल्चर, आर्ट एंड कल्चर बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये शायद हमारी पूंजी है, हमारी भारत देश की पूंजी है जो आर्ट एंड कल्चर। मेरे को तो ऐसा लगता है कि मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इंडिया में जितने आर्ट और जितने कल्चर है, डाइवर्स कल्चर जितने हैं, वो शायद और कहीं पे भी नहीं है जी। तो हमारा काम है जी कि हम नेक्स्ट जनरेशन को यही चीज सिखाएं कि वेरी रिच इन आर्ट एंड कल्चर हमारा कंट्री। जी नहीं, बिल्कुल ही शिवानी जी, बहुत बड़ी बात कही आपने। और हम आने वाली पीढ़ी को क्या, हम पूरी दुनिया को सिखाते, क्योंकि भारत से ही काफी देश बहुत कुछ सीखते हैं, और हम बहुत चीजों का उदाहरण है, बहुत रिच है हमारा कंट्री। और आप जैसी हस्तियां
और इस तरह से हमारे कल्चर और चीज़ों को जब लेके समेटते हुए चलती हैं और दूसरे देशों में भी जाके जब इंडिया का प्रतिनिधित्व करती है, तो निश्चित तौर पर हम सबका भी सर जो है गर्व से ऊंचा हो जाता है। आप जैसे कि मैंने बताया था दर्शकों की शिवानी जी बहुत अच्छा लिखती हैं, और उनकी एक दो कविताएं भी मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। एक आपने टच को लेके, स्पर्श को लेके बच्चों को कुछ लिखा था, हम चाहेंगे कि बिल्कुल वो भी आप पूर्वा जी, क्योंकि जी। आप अगर देखते होंगे कि जब मोबाइल आया इस दुनिया में, जी तो हमें सिर्फ मोबाइल तो आया, उसके बाद जब टच वाली मोबाइल आई जब, तो पूरी दुनिया को टच का मतलब ही बदल गया। जी टच सिर्फ वहीं तक सीमित रही कि टच फोन, टच से कैसे चलेगा वो वाला ये। जी आप कविता शुरू करें उससे पहले मैं हमारे व्यूअर्स से बोलना चाहूंगी कि इस कविता को बहुत ही ध्यान से सुनिए, मन लगाकर सुनिए, क्योंकि लिखी शिवानी जी ने है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हम सबसे कनेक्ट है। और आप जब इसको ध्यान से सुनेंगे आपको फील होगा कि हम सब उसी दौर से गुजर रहे हैं और हम सब के लिए जरूरी है। कितनी जी जरूरी जी बात जी, है। स्वागत है शिवानी। ये मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बोल सकती हूँ, और लोगों को जिस तरीके से मैं देखती हूँ, मैं हर चीज कनेक्ट करती हूँ कि अगर ऐसा होता तो मुझे कैसा लगता। तो इसलिए ये टच और स्पर्श का मैंने इसको, इंग्लिश का जो टच है अगर हम हिंदी में इसको देखें तो टच का मतलब ही आप किसी भी डिक्शनरी में देखिए तो स्पर्श होता है। पर हमने जब इसको मोबाइल के इस पे देखते हैं तो स्पर्श हम कहीं पे भी यूज नहीं करते हैं, हम उसको टच मॉडल ही बोलते हैं या टच मोबाइल ही बोलते हैं। तो ये कविता उसी पे है और बिल्कुल मैं सुनाना चाहूंगी। एक टच यानी स्पर्श जिसने बदल दी आपकी जिंदगी। एक टच से सारे कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं पर अपनों से दिल नहीं मिल पाते हैं। एक टच गूगल पे और देखो कैसे दुनिया घुमाते हैं, पर एक ही शहर में हम रिश्ते ढूंढते रह जाते हैं। एक टच से न जाने कहां कहां मैसेजेस पहुंच जाते हैं, पर एक ही कमरे में बैठकर एक दूसरे का हालचाल नहीं पूछे जाते हैं। एक टच पे न जाने कितने स्माइलिंग फेस की पिक्चर्स कैप्चर हो जाते हैं, पर असल जिंदगी में ये स्माइल ढूंढते रह जाते हैं। टच की दुनिया ने ऐसा कहर ढाया कि ये टच सिर्फ मोबाइल तक ही सीमित रह गया है। टच का सही अर्थ न जाने कहां खो गया है। हर रिश्ता इस टच की वजह से गुम हो गया है। टच यानी स्पर्श। स्पर्श करो उस गरीब को, आपके जरा से स्पर्श उसके जिंदगी को एक नई उड़ान दे सकती है। स्पर्श करो एक्सीडेंट में आखिरी सांस गिन रहा उस व्यक्ति का, आपके जरा से स्पर्श से उसकी जिंदगी लौट सकती है। स्पर्श करो उस निर्भया को जो बलात्कार की शिकार बन सब कुछ खो चुकी है, आपके जरा से स्पर्श उसको जिंदगी की एक नई दिशा दे सकती है। स्पर्श करो वृद्धाश्रम में आखिरी सांस गिन रहे उस वृद्ध का, आपके एक स्पर्श उनकी जिंदगी की लास्ट इनिंग्स को लंबा बना सकती है। एक टच जिसने आपकी लाइफस्टाइल बदल डाली है और एक स्पर्श जिससे आप दुनिया बदल सकते हो, दोनों में बहुत फर्क है ना? क्या बात है। निश्चित तौर पर हमारे दर्शकों के दिल में भी आपकी कविता ने स्पर्श किया होगा, और सच में ये स्पर्श और प्रेम बहुत ही अद्भुत होता है, और किसी के लिए कुछ अच्छा करके देखिए, निश्चित तौर पर अच्छा लगता है। दर्शकों, शिवानी जी का 18 से 20 साल का सफर हम इस छोटे से एपिसोड में कैद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर आपने जो एक एक दिन व्यतीत किया है इस यात्रा का और परवरिश का, वो हर दिन एक नई कहानी गढ़ता होगा। बिल्कुल। हर बच्चे की एक अलग स्टोरी आपके पास होगी। बिल्कुल होती है। बहुत सारे एक्सपीरियंस बहुत एक्सपीरियंस है पूर्वा जी। जी। मैं आपको बताऊं कि इतने एक्सपीरियंस है ना, मैंने सारे इस एक्सपीरियंस से इतनी सारी चीजें सीखी हैं मैंने जी। कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं समाज को कब तक मैं ये सारी चीजें लोगों तक पहुंचा पाऊं। तो ये आप जैसे लोग ऐसे प्लेटफॉर्म जब देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक जरिया है जब मैं बता पाऊं कि कितनी छोटी छोटी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, कितनी इम्पोर्टेंट है लाइफ में। बिल्कुल। हाँ। हम सीरियसली हम नहीं जान पाते हैं कि दुनिया में कितनी सारी चीज़ें हैं, कितना सारा दुख है, और हमको लगता है मैं अपनी भी बताती हूँ और हमारे दर्शकों को भी कभी भी लगता है हम सिर्फ घर के लिए बने हैं, नौकरी के लिए बने हैं, और हमारा समाज के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है, कोई योगदान नहीं है, या हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन
हर एक व्यक्ति में वो एक ना एक चीज जरूर होती है जो आप कुछ, जो भी आपका अच्छा है वो दूसरों को दे सकते हैं। कुछ नहीं तो अपना थोड़ा सा समय ही किसी को दे के देखिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल सही कह रहे हो पूर्वा जी। निश्चित मैं थोड़ा सा समय और लूंगी एक छोटी सी कहानी में जो जी। जो मेरा प्रैक्टिकल मैंने देखा है, फील किया है, और हाँ। मैं आपको बता दूं दर्शकों को कि जी जी हम इन बिल्कुल। बच्चों को एवरीडे खाना भी देते हैं, जी पर खाने को हम लोग ने कभी ये नहीं माना कि इस खाने के लिए आपको म्यूजियम स्कूल आना है। खाना प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। पर क्यों मैंने खाना देना शुरू किया, क्यों हम खाना देते हैं, वो छोटी सी एक कहानी मैं आप लोग से जी जरूर जी जी साझा जी करना चाहूँगी। बिल्कुल। बात 2006 की है, जब हमने सर शुरू किया था और इन बच्चों के साथ शुरू किया था, और तब अपने फंड से जितना हो सकता था हम उसको करते थे। और ये 2006 नवंबर की बात है, और आपको पता है कि नवंबर मतलब सर्दियों का समय, और दिन जल्दी जल्दी खत्म हो होता जाते है, डार्क जल्दी होता है। तो हमारी जो टाइमिंग है स्कूल की वो 3 से 5 की है। तो क्लासेस खत्म होने के बाद बच्चे जो भी ये लोग अपने इससे जो भी हिस्से में जो भी लेके आते थे, पन्नी बेच के हो या घर पे जो भी बना हो, वो जो भी वो लेके आते थे। तो जब वो क्लास खत्म होता था वो बैठ के वहाँ पे खाते थे। तो उस दिन थोड़ा सा लेट हो गए थे हम, और हमने कहा कि जितने भी हैं आप लोग लाइन से चलो और खाना आप लोग बस में बैठ के, जो बस से हम आते हैं वापस, वो बस में बैठ के खा लेना। तो लाइन से बच्चे आ रहे थे, मानव संग्रहालय में थे उस दिन, हमारा क्लास उस दिन वही था। तो लाइन से आ रहे थे, एक 4 साल का बच्चा अमन नाम का, वो सबसे सामने खड़ा हुआ था। तो ये अमन जो है, सिंस मैं बस्ती में जाती थी, बच्चों को पिक करती थी बस्ती, तो मुझे पता है ये लोग 11 भाई बहन हैं, और माँ का पता नहीं है, पिताजी का पता नहीं है। ये बच्चे हैं जो एक दूसरे का सहारा है। तो बच्चे लाइन से आ रहे थे, और किसी बच्चे ने, बच्चों में होता है ना, किसी ने पीछे से इस बच्चे को धक्का मारा, तो इसका जो टिफिन जो ये पकड़ा हुआ था, उसकी टिफिन नीचे गिर जाती है। तो इस टिफिन में 2 सूखी रोटी थी और नमकीन जो होता है, जो हम जिसको नमकीन बोलते हैं, तो वो शायद दुकान से वहीं से खाई जाता। तो उसका जब वो सूखी रोटियां और नमकीन, पता नहीं रात की बनी थी, जो भी हो, कि वो जब गिर गया तो इसकी आंखों में, वो सिर्फ टिफिन को देख रहा था और हमारी तरफ देख रहा था, और उसके जो टीयर्स जो उसके आंखों से निकल रहे थे। तो हम मुझे 1 मिनट को ऐसा लगा, क्योंकि हम बच्चों को सिखाते हैं कि नीचे से उठा के कोई चीज़ नहीं खाना है, तो बच्चा भी वही फॉलो कर रहा था, और हम भी इसलिए स्ट्रकअप थे क्योंकि मानव संग्रहालय के 3 किलोमीटर के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था, और मैं किसी दूसरे बच्चों को बोल भी नहीं पा रही थी कि तुम अपना खाना ऐसे शेयर करो। तो वो बच्चा जैसे भी थोड़ा बहुत ऊपर, क्योंकि बच्चे हैं, उसका टिफिन गिर रहा है, उसको देखा तो ऊपर से थोड़ा बहुत उसने उठाया, टीचर्स भी आए, थोड़ा उठाया, उसने टिफिन बंद किया, और जिस तरीके से उसने अपने सीने से लगाया उस टिफिन को कि ये मेरा एक टाइम का खाना है, और अगर ये भी खत्म हो गया तो मैं क्या खा के सो, मतलब मैं तो भूखा ही सोना पड़ेगा। वो जो सीन था, वो जो समय था, वो जो पल था, वो आज भी मेरे सामने घूमता है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी जगह, आप शादी में चले जाइए, आप पार्टी में चले जाइए, आप होटल में चले जाइए, जब मैं लोगों को खाना वेस्ट करते हुए देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है, बहुत दुख होता है। मुझे लगता है कि उठ के जाके मैं बोलूँ कि आप जो खाना वेस्ट कर रहे हो, शायद ये आपके लिए ज्यादा है, और वही ज्यादा किसी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कितने ऐसे लोग आज भी भूखे पेट सोने जा रहे होंगे, और आपके लिए ज्यादा है, आप उसको वेस्ट कर रहे हो। तो प्लीज ना करो, बिल्कुल उतना ही लीजिए थाली में, जितना ना जाए नाली में, जितना आप खा सको, वेस्ट मत करो, क्योंकि खाना वेस्टेज सबसे बड़ा क्राइम है इस दुनिया में। क्योंकि बहुत लोग हैं जो भूखे सो रहे हैं। तो उस दिन से लेकर के आज तक, बीच में तो ऐसा था, मैं खुद खाना बना के ले जाती थी इन बच्चों के लिए, इन 100 बच्चों के लिए मैं खुद खाना बनाती थी, खिचड़ी, दलिया, पोहा, उपमा, जितना, और बेस्ट मार्केट के बेस्ट चीजों से बनाती थी। ये भी नहीं कि कहीं से भी राशन से उठा, नहीं, मुझे वो नहीं करना है। भले मैं दाल रोटी चावल मैं खाऊंगी, पर मैं इनको वो नहीं दूंगी कि लोगों को लगे अरे ये क्या है, जो हम खा रहे हैं वही वो खाए। तो मैं खुद बना के ले जाती थी इन लोगों के लिए। उसके बाद से मैंने वो शुरू किया था। आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैं इन बच्चों को कुछ ना कुछ मैंने खाने में नहीं दिया। तो ये है। देखा दर्शकों आपने कि हम कह सकते हैं कि आज हमारे समक्ष जो है वो 5-6 हजार बच्चों की माँ भी बैठी हुई है यहाँ जो अपनी ममता से और अपने अपनेपन से उन बच्चों को संभाल रही है।
उनके भविष्य को संवार रही हैं। निश्चित तौर पर शिवानी जी की जो सीख है और इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। और अगर आपने आज शिवानी जी को सुना होगा और उनकी बातों को सुना होगा, तो कहीं ना कहीं अपने मन में टटोल कर देखिए कि अगर हम उनका 1% भी किसी के लिए कुछ कर पाए तो शायद हमारा जीवन भी सार्थक बन जाएगा। शिवानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस शो में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी, इतनी अच्छी बातें सभी को बताने के लिए। वैसे तो आपने बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत अच्छी बातें और आपके जीवन का जो पहलू है हम सबसे साझा किया है। और आपने कोशिश की है कि हम एक छोटे से कम समय में इसको समेट पाए, लेकिन वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक अमन की कहानी है। ऐसे कई अमन जो है वो शिवानी जी संभाल रही हैं और हर एक की कहानी उनके पास है। तो समय निकालिए और उन बच्चों से जाके मिलिए आप भी। और अगर हम भी कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, अच्छा लगेगा आपको। और शिवानी जी, चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप तो बहुत सालों से और बहुत अच्छा ये काम कर रही हैं। अगर हमारे दर्शक आप तक पहुँचना चाहें या उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहें या उनके मन में ऐसी भावनाएं, तो कैसे आपसे संपर्क कर बिल्कुल सकते हैं कनेक्ट और कर आप तक सकते कैसे हैं। पहुंच मेरा सकते नंबर हैं? अगर आप जी बिल्कुल, तो आप बता मैं अपना दीजिए। नंबर देना चाहूँगी कि आप बिल्कुल कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर है 9893120091 और बिल्कुल जब चाहें आपको बिल्कुल कॉल आप कर क्या सकते हैं। सोशल मीडिया वगैरह पे भी है इसका? बिल्कुल कुछ फेसबुक हमने पे है, जी, फेसबुक पेज है परवरिश। मेरा या परवरिश द म्यूजियम स्कूल के नाम जी, से, जी। PRVARISH परवरिश द म्यूजियम स्कूल के नाम से मेरा फेसबुक पेज है। मेरा खुद का पेज भी है शिबानी घोष के नाम से, बिल्कुल पहुंच सकते हैं आप। और देखना, मैं तो चाहती हूँ कि लोग आए और फील्ड में आके देखिए मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मेरा कोई तामझाम वाला ऑफिस नहीं है। जी, मेरा सारा काम फील्ड में है, तो जब भी आप चाहें तो बिल्कुल फील्ड में आके बिल्कुल आप देखिए। आइए और देखिए उन नन्हे मुन्ने चेहरों पर जो मुस्कान शिवानी जी ने दी है, तो निश्चित तौर पर उनका जो आत्मविश्वास है भी वो देखने लायक होगा। और उन बच्चों के लिए भी और परवरिश के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं शिवानी जी। और आप यूं ही बार बार हमारे शो में आते रहें और हमारे दर्शकों को, हम सबको कुछ ना कुछ ऐसे सिखाती रहें। शायद थोड़ा सा समाज में परिवर्तन में हम लोग भी कुछ सहयोग दे सकें। बिल्कुल जी, बहुत थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।